वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 साउंड, इसका नाम है चैप्टर का, और ये बायो साइंस से रिलेटेड है और ये एसएस के नाम से बिटवीन द चैप्टर्स कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए उनको पहले देख लेते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 बोन्स ऑफ मिडिल ईयर, यानी बीच वाला जो ईयर होता है आपका मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, उसमें 3 बोन्स के नाम लिख दीजिए। 3 हड्डियां पाई जाती हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो आंसर इज द 3 बोन्स ऑफ मिडिल ईयर आर, कौन कौन सी होती है? नंबर 1 हैमर होती है, एनबिल होती है एंड स्टिरअप होती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 बोन्स होती हैं मिडिल ईयर वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2, व्हाट डज साउंड नीड टू ट्रेवल थ्रू। ठीक है, यानी कह रहा है कि साउंड जो है उसको नीड होती है क्या, ट्रेवल थ्रू, किसी चीज से जाने की, गुजरने की जरूरत होती है क्या? तो आंसर है यस, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है जिससे होके वो जा सके, पास हो सके, गुजर सके। नेक्स्ट, व्हाट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? आंसर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, एक लेयर होती है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, यानी एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड वाले लास्ट वाले पार्ट में ये लोकेटेड होती है, एंड इट इज वाइब्रेटेड बाय द साउंड एनर्जी, और ये वाइब्रेट होती है जब साउंड एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम, और इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आप ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होते हैं? तो चलिए जानते हैं। ए वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज ए रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी कि टू एंड फ्रो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे ऐसे दाएं बाएं बाएं बार 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 ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? टू एंड फ्रो मोशन, जल्दी जल्दी अगर हो रहा है तो। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूवमेंट अगर हो रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स सेंट्रल पोजीशन, अपनी सेंट्रल पोजीशन के। सपोज करो ये ऐसे है यहाँ पे और ये इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम क्या जानते हैं? इसको आप वाइब्रेशन के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द स्पीड ऑफ साउंड इज लीस्ट। तो कह रहा है ये 3 चीजें आपको दी हैं, इनमें से सबसे कम साउंड की जो स्पीड होती है वो किस में होती है? तो डीप इनसाइड द सी, इन द स्पेस, इन द स्काई एट हाई 100 फीट। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए बेटा, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम स्पीड किस में होगी, तो आप जानते हैं सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा, लिक्विड में स्पीड थोड़ा कम, और गैसेस में स्पीड बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना था कि लीस्ट कहां पे होगी? इन द स्पेस। स्पेस तो बहुत ऊपर होता है, 100 फीट ऊंचाई तो होती तो ऊपर है, लेकिन स्पेस में तो कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम खाली होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जानेंगे इसका क्या हो जाएगा बेटा? इन द स्पेस। कहां पे हो जाएगा? इन द स्पेस। नेक्स्ट, एसएस पार्ट 2 करके आ चुका है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? तो आंसर देंगे, द एनर्जी इन ए साउंड वेव कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल्स। कह रहा है कि साउंड एनर्जी जो होती है, ठीक है, साउंड वेव जो होती हैं उनकी एनर्जी को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में? डेसिबल की फॉर्म में, यानी कि ये साउंड वेव की एनर्जी है ना, एनर्जी इन ए साउंड वेव, तो साउंड वेव में जो एनर्जी होती है उसको नापने की जो यूनिट है इट इज नोन एज डेसिबल्स। चलिए नेक्स्ट, नेम एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि साउंड ऐसी होती है वैसी होती है ना। तो नंबर 1, तो इसके पास एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एंड टाइम पीरियड भी होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर एट। आंसर, ठीक है, किस पे? तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, है ना, 346 मीटर पर सेकंड होती है जनरली स्पीड, और बात करें अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो जाती है 330 मीटर पर सेकंड। तो आप देख पा रहे हैं रूम टेम्परेचर जो कि लगभग 27 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, वहां पे 346 है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए 2 वैल्यू याद रखनी है आपको, रिमेंबर करनी है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन मरकरी, ग्लास, वाटर एंड डायमंड। कह रहा है कि साउंड की जो स्पीड है वो मरकरी में, ग्लास में, वाटर में और डायमंड में अलग अलग होती है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अब जो ऊपर हमने जानकारी आपको दी है। अरेंज दीज ऑब्जेक्ट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। तो उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, यानी पहले कम वाला, फिर उससे ज्यादा वाला स्पीड, फिर उससे ज्यादा वाला स्पीड, इस ऑर्डर में आप अरेंज करिए, पासिंग थ्रू दैम, जो उनसे पास हो रही है। आंसर,
Based on the above information, increasing order of speed of sound passing through them is, सबसे पहले आएगा क्या, मरकरी, मरकरी से ज्यादा होती है वाटर में, वाटर से ज्यादा ग्लास में और ग्लास से ज्यादा डायमंड में। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, बुक में भी हमारे दिया हुआ है, ठीक है, हम अगर बुक में देखेंगे तो वहां पे भी यही पैटर्न दिया हुआ। तो एज अकॉर्डिंग टू द बुक दिस आंसर इज एज फॉलोज। नेक्स्ट, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। तो चलिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो क्या है भाई, देखिए, इफ ए साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर कोई साउंड वेव ईस्ट से वेस्ट चल रही है, इन विच डायरेक्शन डू द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव, तो एयर के पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ठीक, अब आप सुनिए बेटा तो आप जान लीजिए क्या ईस्ट से वेस्ट में करेंगे, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल्स ऑफ द एयर मूव, तो ईस्ट टू वेस्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, नन ऑफ दीज करेंगे, ठीक है। तो यानी आपको पता है कि साउंड वेव जो ट्रेवल करती है, साउंड एक सीधी लाइन में मूव करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ईस्ट टू वेस्ट ही मूव करेंगे एयर के पार्टिकल भी। हम जानते हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में चलती है वो, है ना, तो सेम डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन मतलब ईस्ट टू वेस्ट हो गया। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स इज, ठीक है, तो आपको बताना है यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच पिच ऑफ द साउंड, तो वो बताना है जिस क्वांटिटी पे पिच, साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है। क्या होती है बेटा, क्या वो हर्ट्ज होती है, क्या मीटर होती है, या मीटर पर सेकेंड होती है, या सेकेंड होती है। चलिए तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या इसका, ठीक है, सेकेंड वाले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, जो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी होती है ना, यानी फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस, यानी वो कौन सी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से आप अपने फ्रेंड की वॉइस को आसानी से पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। While sitting with other in a dark room, मतलब आपका फ्रेंड दूसरे कमरे में बैठा, आप दूसरे कमरे में बैठे हो, आप फ्रेंड को देख नहीं पा रहे, लेकिन अगर वो बोलता है तो आप उसकी वॉइस को पहचान जाते हो, ठीक है। तो आंसर क्या, वो पिच होती है, क्वालिटी होती है, इंटेंसिटी होती है, या वेलोसिटी होती है। तो चलिए, क्या वो होती है, पिच नहीं होती है, इंटेंसी, वेलोसिटी, तो राइट आंसर है क्वालिटी। क्या होती है बेटा, क्वालिटी। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड आर नॉट डिटेक्टेड बाय, तो कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड किस चीज से डिटेक्ट नहीं की जा सकती है, डिटेक्ट नहीं होती हैं। क्या ह्यूमन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, ऑल ऑफ देम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ह्यूमन अल्ट्रासाउंड को, इंफ्रासाउंड को नहीं डिटेक्ट कर सकते, हम केवल सोनिक जो साउंड होती हैं, सोनिक वेलोसिटी होती है, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thin sheet of membrane which is stretched tightly across the canal is called, ठीक है, तो कह रहा एक थिन सीट होती है, मेम्ब्रेन एक परत है, एक लेयर है, विच इज स्ट्रेच्ड टाइटली, जो कि खिंची होती है, टाइटली अक्रॉस द कैनल के अक्रॉस, चारों तरफ नहीं कहेंगे, दोनों एंड पे, सिरे पर, इस कॉल, तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसको पिना कहते हैं, ठीक है, ईयर ड्रम, हैमर और कोक्लिया। तो आज राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, उसको ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं, तो वेरी गुड, राइट आंसर है ईयर ड्रम। नेक्स्ट, ए वाइब्रेटिंग बॉडी शुड ऑक्सिलेट ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड टू मेक एन ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, एक वाइब्रेटिंग बॉडी शुड ऑक्सिलेट, उसको ऑक्सिलेट करना चाहिए, ए मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स, यानी एक वाइब्रेटिंग बॉडी को ऑक्सिलेट करना चाहिए कितने टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने टाइम्स ऑक्सिलेट करना चाहिए, टू मेक एन ऑडिबल साउंड, ताकि वो ऑडिबल साउंड बन सके, फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए। तो आप जानते हैं ह्यूमन के लिए ऑडिबल साउंड कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, तो एक सेकंड में कितनी बार, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो आप देखिए एक सेकंड में कितना, राइट आंसर हो जाएगा बेटा 20 टाइम्स, कितना, 20 टाइम्स। तो 1 सेकंड में अगर 20 टाइम्स तो फ्रीक्वेंसी 20। तो मिनिमम कितना, क्या पूछा था उसने, ठीक है, मिनिमम, तो मिनिमम हो जाएगा 20 हर्ट्ज होता है तो ये 20 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम पूछता तो 20 किलो हर्ट्ज हो, यानी 20,000 आ जाता है यहाँ पे आंसर। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बैट्स डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ, जो चमगादड़ होती हैं वो अपने रास्ते में आने वाली रुकावट को डिटेक्ट कर लेती है, फाइंड आउट कर लेती हैं, बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड, ठीक है, बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। क्या रिफ्लेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स है, किस चीज को रिफ्लेक्ट करके वो रिसीव कर लेती हैं, क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स, या इंफ्रासोनिक,
ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक है ना, इंफ्रासोनिक, सब इन्हीं के बारे में पूरे चैप्टर में बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर है बेटा 7th वाले का ए, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट, तो ये रहा 7 है ना, अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि एक सोर्स है, साउंड का कोई सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, 1 मिनट में ये कितना वाइब्रेट करेगा। तो अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 हर्ट्ज, तो यानी 1 सेकंड में कितने टाइम, 100 हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकंड में कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। कितना हुआ, 100 टाइम्स। तो भाई 1 मिनट यानी 60 में क्या हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे बेटा 60 से मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा। अब आप आंसर जान चुके हैं, 100 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो राइट आंसर यस 6000। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, यानी आप मान लीजिए आप और आपका दोस्त मून पे गए हुए हैं। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड, और आपका दोस्त आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, वो बोल भी रहा है, लेकिन क्या आप वो साउंड सुन पाएंगे। तो आंसर आई शैल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड, हम वो है ना आवाज सुनने में कैपेबल नहीं रहेंगे। वाई, प्रोड्यूस बाय माई फ्रेंड ऑन मून, मून पे, बिकॉज, क्यों, इन मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, और मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, कोई मीडियम नहीं रहेगा तो हम साउंड को नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड, गैस विच साउंड हैज हाइयर पिच, आपको बताना है किस साउंड की ज्यादा पिच होती है, गिटार की या कार हॉर्न की। तो आंसर गिटार हैज द हाइयर पिच। क्या होती है, गिटार की आवाज क्या होती है, हाइयर पिच वाली होती है। नेक्स्ट, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, कह रहा है कि जो फ्लैश होती है ना, और थंडर यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट होती है और रोशनी जो होती है वो एक साथ प्रोड्यूस होती है जब है ना बरसात में बादल कड़क रहे होते हैं उस टाइम पे। बट द थंडर इज हर्ड ए फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन, तो यानी बिजली की चमक है वो आपको रोशनी पहले दिखाई दे जाती है लेकिन उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। वाई, ऐसा क्यों। आंसर, फ्लैश दैट इज लाइट हैज मोर स्पीड, यानी फ्लैश और लाइट है ना, यानी आप ऐसा समझ लीजिए जो फ्लैश है जो कि लाइट है और थंडर जो कि साउंड है आवाज है, तो दोनों एक टाइम पे जनरेट हुए और एक साथ चलना शुरू करेंगे और आप तक दोनों को पहुंचना है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। तो कह रहा है लाइट की स्पीड मोर है देन थंडर, थंडर यानी साउंड से। सो थंडर इज हर्ड ए फ्यू, तो थंडर की साउंड स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो वो बाद में सुनाई देगी। हर्ड ए फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्लैश सीन, दैट्स द रीजन। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 हर्ट्ज होती है। हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, 1 मिनट में ये कितनी वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आया था 6000 टाइम्स। ठीक है, तो रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, वाई डू वी हियर द साउंड मेड बाय ह्यूमिंग बीज, है ना, हमिंग बीज, व्हाइल द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम इज नॉट हर्ड। कह रहा है वाई डू वी हियर द साउंड ऑफ मेड बाय हमिंग बीज, यानी जो मक्खियां भिनभिनाती हैं उनकी आवाज आप सुन लेते हैं, व्हाइल द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, जो घड़ी में पेंडुलम आता है उसकी आवाज आप नहीं सुन पाते। तो ऐसा क्यों। आंसर, हमिंग बीज प्रोड्यूस साउंड विच आर इन ऑडिबल रेंज, क्योंकि वो ऑडिबल रेंज में रहती हैं, यानी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में रहती हैं। सो वी आर एबल टू हियर द साउंड, इसलिए हम साउंड को सुन पाते हैं। while vibrating of pendulum produce sound in infrasonic range, लेकिन पेंडुलम जो होता है बेटा वो इंफ्रासोनिक साउंड रेंज प्रोड्यूस करता है और इंफ्रासोनिक तो हम सुन ही नहीं पाते। सो वी आर अनएबल टू हियर द साउंड, इसलिए हम साउंड को सुन नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वी कैन नॉट सी और हियर ए ट्रेन व्हेन इट इज फार अवे, एक ट्रेन की जो आवाज है हम उसको दूर, जब ट्रेन दूर होती है तो नहीं सुन पाते। बट वी कैन हियर, लेकिन हम उसको क्या कर पाते हैं, इफ इट बी पुट आवर ईयर ऑन द रेलवे, लेकिन उसकी आवाज को हम सुन पाते हैं कब, जब हम अपना कान ट्रेन की पटरी से टच कर लें, यानी उस पर रख दें, रेलवे ट्रैक। वाई, तो ऐसा क्यों, यानी ट्रेन बहुत दूर है, दिखाई भी नहीं दे रही, उसकी आवाज भी हम नहीं सुन पा रहे हैं सपोज दैट, ठीक है, लेकिन अगर पटरी पे ट्रैक पे कान रख के सुनने की कोशिश करेंगे तो वो हमें सुनाई दे जाएगी। तो ऐसा क्यों। आंसर,
वी कैन नॉट हियर सी ट्रेन वेयर फार व्हेन फार अवे, जब वो दूर होती है तो हम उसको देख भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एयर, क्योंकि भाई जो साउंड है वो एयर में चल के आ रही है तो एयर में नहीं सुन पाते, स्पीड कम होती है ना। और बट इफ वी पुट हियर आवर ईयर ऑन ट्रैक, लेकिन अपने कान जब ट्रैक पे रख देंगे, वी कैन हियर बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड, क्योंकि ट्रैक जो होती है, पटरियां जो होती है बेटा सॉलिड होती हैं, तो उसमें साउंड ज्यादा होती है तो हम उसको आसानी से सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, क्या ये जो म्यूजिक होता है, संगीत होता है, क्या वो हमारे लिए एक नॉइज का है ना, अनोइंग नॉइज का, वॉइस का काम करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, और उसमें क्या अंतर होता है। तो आंसर यस, म्यूजिक बिकम्स नॉइज समटाइम, म्यूजिक बिकम्स हो सकता है, बन सकता है, आपके लिए नॉइज हो सकता है, यानी एक के लिए जो म्यूजिक है दूसरे के लिए वो नॉइज हो सकता है। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में जानते हैं। म्यूजिक इज प्लीजेंट, जो कानों को अच्छा लगे वो प्लीजेंट यानी वो म्यूजिक है ना, और नॉइज क्या होती है, अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं लगता हमारे कानों को। नेक्स्ट, जनरली प्रोड्यूस बाय रेगुलर वाइब्रेशन, म्यूजिक जनरली रेगुलर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है और नॉइज जनरली इररेगुलर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब बात करें साउंड, और जैसे म्यूजिक हो गया साउंड ऑफ गिटार, साउंड ऑफ कार हॉर्न, है ना, कितनी कसि बहुत ज्यादा बेकार होती है। चलिए नेक्स्ट 8, विच इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, इस डायग्राम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। हाउ डज द साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय यूजिंग दिस, और वो कह रहा है ठीक है, किस तरीके से साउंड, पेशेंट के जो हार्ट बीट की साउंड होती है वो डॉक्टर के कानों तक, जो भी इसको यूज कर रहा है उसके कानों तक कैसे पहुंच जाती है, जानते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस नेम इज स्टेथोस्कोप, क्या है बेटा, स्टेथोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की जो ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब आप देख पा रहे हैं, ये ट्यूब जो है इसके थ्रू पहुंचती है ना, ईयर पीसेज इन एम्पलीफाइड। ठीक है, तो कह रहा है स्टेथोस्कोप की जो ट्यूब होती है ईयर पीसेज, ठीक है, तो यानी ईयर में पीसेज इज इन एम्पलीफाइड वे। ठीक है, तो कैसे, वो एम्पलीफाइड वे में। ठीक है, एम्पलीफाइड का मतलब आप समझ रहे हैं बेटा। ठीक है, एम्पलीफाइड का मतलब होता है, ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ाकर, क्या, उसको बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो जिस तरह लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उस तरह किसका, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, बार बार टकरा के दाएं बाएं, है ना, इसमें टकरा के इधर टकराई, फिर इधर टकराई, इधर टकराएगी, इधर टकराई, और फिर ऐसे करते करते पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई हो सके। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, जानते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय 2 सेपरेट डायग्राम्स इन ईच केस, वो कह रहा है दोनों के केस में अलग अलग 2 डायग्राम बनाओ। किसमें भाई, 2 साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, साउंड वेव 2 हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड, यानी ऊपर को जो हम दिखाते हैं वो एम्पलीट्यूड दिखाते हैं, ऐसे, है ना, ये क्या दिखाते हैं हम, एम्पलीट्यूड दिखाते हैं। ठीक है, और क्या दिखाते हैं, देखो भाई, तो यानी कि दोनों की जो हाइट दिख रही है दोनों ग्राफ में वो आपको लगभग सेम सेम दिख रहा है हाइट। ठीक है, तो दैट्स वाई एम्पलीट्यूड क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। अब वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी, है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग। तो देखो बेटा ये क्या है, ये बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज हैं, क्या है ये, क्लोज क्लोज हैं। ठीक है, तो क्लोज क्लोज है मतलब टाइम क्या है, देखो इधर को क्या है, ये क्या हो गया, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, देखिए ये क्लोज क्लोज है और ये क्या है, दूर दूर हैं, तो जो पास पास होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए, तो दोनों क्या हो गए, एम्पलीट्यूड अलग हो गए, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, है ना, सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बी पार्ट। आप कह रहा है 2 साउंड वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, आप कह रहा है फ्रीक्वेंसी सेम रखो लेकिन एम्पलीट्यूड क्या कर दो, अलग अलग कर दो। ठीक है, तो भाई देखो फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रखने का मतलब देखो ये यहां से शुरू हुआ, ये भी यहां से, और यहाँ पे देखो बीच में मिडिल वाला पोर्शन यहाँ आ रहा है, फिर टॉप पे यहाँ पहुंच रहे, दोनों एक साथ टॉप पे पहुंच रहे, दोनों एक साथ गर्त में नीचे, है ना, पहुंच रहे हैं सेंटर पे। तो इसका मतलब हुआ हाइट क्या है दोनों की, अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों की, सेम सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों की, सेम सेम है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि भाई डिफरेंट एम्पलीट्यूड है बट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। नेक्स्ट,
टू साउंड वेव्स हैविंग द डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट वेवलेंथ। कह रहा है दोनों का क्या हो, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो और वेवलेंथ भी डिफरेंट हो। तो चलिए जानते हैं। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने के लिए हाइट डिफरेंट, तो हाइट डिफरेंट होने के लिए ये देखिए ये हाइट और ये देखो छोटी सी है ना, तो दोनों की हाइट डिफरेंट हो गई, मतलब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। और क्या कहा, वेवलेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ डिफरेंट। तो देखो भाई है ना, वेवलेंथ क्या है, ये तो यहीं पर आ गया देखो है ना, तो ये क्या हो गया यहां तक, तो यानी कि दोनों की वेवलेंथ क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन अवर, है ना कोमा है यहाँ पे, इन अवर एनवायरमेंट, है ना स्पेस है मतलब अलग अलग कर लेंगे, इन अवर एनवायरमेंट कॉजेज नॉइज पोल्यूशन। तो कह रहा है कि हम प्रेजेंस ऑफ लाउड साउंड है, अनवांटेड साउंड है, डिस्टर्बिंग है, ये हमारे एनवायरमेंट में नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, सभी जानते हैं क्रिएट करता है। अब क्वेश्चन, स्टेट द सुटेबल मेजर विच कैन है ना, क्या है यहाँ पे, विच कैन बी टेकन टू कंट्रोल इट। तो यानी कि इस पोल्यूशन को, नॉइज पोल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे ये बताइए। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, नंबर 1, लोअर द वॉल्यूम ऑफ टीवीज एंड रेडियोज। टीवी और रेडियोज की वॉल्यूम क्या कर दें, कम कर दें। यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी अवॉइडेड, लाउड स्पीकर का यूज हमें नहीं करना चाहिए। डोंट प्ले लाउड म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग, जब गाड़ी चला रहे हो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। यूज नॉइज एब्जॉर्बेंट इन मशीन, मशीनों में नॉइज एब्जॉर्बेंट जो आवाज को, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनका यूज करना चाहिए। विच प्रोड्यूस साउंड, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, है ना अब्जॉर्ब करना चाहिए। फॉलो द लिमिट्स ऑफ द प्रेस्क्राइब नॉइज लेवल, जितना प्रेस्क्राइब लेवल में बोला गया कि इससे ज्यादा आवाज ना करें, उससे ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए, यानी इन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3rd, ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। कह रहा है कि ह्यूमन ईयर का एक डायग्राम बना दो, ठीक है। तो लो भाई ये रहा डायग्राम, तो स्टूडेंट के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो बेटा बनाना ही पड़ेगा, तो 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ हियरिंग साउंड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो नीचे हमने एक फ्लो चार्ट भी दिया है, चलिए जानते हैं क्या है, ठीक है। देखिए तो कह रहे हैं कि साउंड एंटर्स थ्रू द आउटर ईयर, बाहर वाले कान से हमारी साउंड एंटर करती है, फिर क्या होता है, साउंड स्ट्राइक्स टू द ईयर ड्रम एंड मेक्स इट टू वाइब्रेट, वो ईयर ड्रम से टकराती है और ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। फिर आगे चलते हैं क्या होता है, ओवल विंडो वाइब्रेट एंड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन कोक्लिया टेक्स प्लेस, ठीक है। जो ओवल विंडो होती है वो वाइब्रेट करती है और मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड मतलब भाई एयर भी तो हो सकती है, कोक्लिया टेक्स प्लेस, कोक्लिया में उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर वेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट, वेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है उसके बाद, एंड रिसेप्टर हेयर सेल बैंड्स दस एंड सेंड्स, तो हेयर सेल्स क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं और दस क्या कर देते हैं, एंड सेंड्स, और भेज देते हैं आगे। चलो भाई उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर सेंट टू द ब्रेन, तो वहां से जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जो जनरेट हो रहे हैं, इंपल्स जो जनरेट हो रही हैं, ठीक है, वो बाया मतलब ब्रेन को भेज दिए जाते हैं, बाया किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू भेज दिए जाते हैं, एंड वी हियर द साउंड, और इस तरह से हम आवाज को सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भाई साउंड जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, तो कैसे बता सकते हैं हम भाई, तो देखिए टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, तो बेटा है ना छोटा सा एक रफ डायग्राम में बना के बता दूं, एक आप क्या करें बॉक्स ले लें, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल, वायर वगैरह लगाते हैं, इसको बंद करते हैं ऊपर से ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आप बंद कर दें, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक बेल दबा दिए, इसका स्विच आप बाहर रख लें, क्या कर लें, इसका स्विच बाहर रख लें। तो आप ऐसे डायग्राम बना भी सकते हैं, ठीक है। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल विच इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट बेल जार, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, है ना, डायग्राम भी बना सकते हैं। ये क्या है, एयर टाइट जार, क्या है बेटा, एयर टाइट जार, यहाँ पे लिख दीजिएगा एयर टाइट जार, आप फुल लिख दीजिएगा, पूरा नाम लिख दीजिएगा, है ना। इफ यू प्रेस द स्विच इज पम्प्ड आउट, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ यू प्रेस द स्विच, किस चीज का, ठीक है, पंप, एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, एयर को बाहर थ्रो करने वाला पंप आपने, इफ यू प्रेस द स्विच, ठीक है। तो अब आप अगर स्विच बनाएंगे, दबाएंगे इसका, ठीक है, जहां पे हमने एक पंप लगाया हुआ है, इज पम्प्ड आउट, कौन पम्प्ड आउट, ठीक है, एयर इज पम्प्ड आउट, तो यहाँ पे एयर छूट गया बेटा, है ना। इससे पहले क्या है, इससे पहले एक चीज और लिखिए जिसका नाम क्या है, एयर, क्या है, एयर, एयर इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप,
एयर को इस बेल जार से बाहर निकाल दिया जाता है, किससे? वैक्यूम पंप की मदद से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द साउंड बिकम्स फेंटर, यानी बेल, आपने स्विच दबाया हुआ है, बेल बज रही है और धीरे धीरे करके एयर को बाहर निकालते जा रहे हैं वैक्यूम पंप से। तो जैसे जैसे एयर कम होगी तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा, एयर कम होती जाएगी, आवाज भी कम होती जाएगी। ठीक है। इफ द एयर इज रिमूव्ड, अगर एयर को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, देन यू विल नॉट एबल टू हियर द साउंड, तो आप साउंड को सुनने लायक नहीं बचेंगे, यानी साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, इससे पता चलता है कि भाई साउंड सुनाई नहीं दी, यानी वैक्यूम था अंदर, तो वैक्यूम में साउंड आपको सुनाई नहीं देती, यानी ट्रेवल उसमें नहीं करती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, ये स्विच हो जाएगा, ये है ना, इस तरह से ये डायग्राम भी आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट, A violin and a flute may both be played at the same time in an orchestra. एक ऑर्केस्ट्रा में एक वायलिन को और एक फ्लूट को, बांसुरी को साथ साथ बजाया गया। ठीक है, अब बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम, दोनों की आवाज एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दोनों के लिए मीडियम सेम प्रोवाइड कराया गया है, दैट इज एयर एंड अराइव। ठीक है, और जो कि एयर में है ना, जो कि किस में? एयर में। एंड अराइव एट अवर ईयर एट द सेम टाइम, और हमारे कानों तक वो सेम टाइम तक पहुंच रही हैं। बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर, यानी कि दोनों साउंड जो हैं हमारे कानों में सेम स्पीड से पहुंच रही हैं, बट द साउंड वी रिसीव्स आर डिफरेंट, लेकिन जो आवाज पहुंच रही हैं वो अलग अलग तरह की आवाजें हैं, है ना। तो वायलिन की अलग आवाज सुनाई देगी, फ्लूट की अलग आवाज सुनाई दे रही है, मतलब उनमें हम डिफरेंस कर पा रहे हैं, है ना। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट करें, लिखें, विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिसने उन्हें क्वालिटी में अलग बनाया है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डू दे डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती हैं? तो आंसर, तो वो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, क्वालिटी, पिच, लाउडनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। और किन किन पे डिपेंड करती हैं? तो आंसर, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, तो लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। वहीं बात करें पिच, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। और वहीं बात करें अगर क्वालिटी की, क्वालिटी साउंड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, तो वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन में है ना, इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, चलिए जानते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो भाई देखो, इससे पहले हमने वीडियो है ना न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना तो भूल ही ना जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन है, ए पेंडुलम ऑक्सिलेट्स 50 टाइम्स इन सेकेंड, 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो कह रहा 50 टाइम्स ऑक्सिलेट करता है 6 सेकेंड में, नंबर ऑफ है ना ऑक्सिलेशन दिया 50 और टाइम दिया 6 सेकेंड। कैलकुलेट एस टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसका टाइम पीरियड बताइए और फ्रीक्वेंसी बताइए। चलिए आंसर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 6 दैट इज 8.33। नेक्स्ट, टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यानी क्या कर देंगे, 50/6 है, इसको 6/50 कर दिए, उल्टा कर दीजिए जस्ट, तो 12/100 आ जाएगा। तो यानी कि 0 पॉइंट, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, इसको भी 2 से कर दो, 12/100, तो डेसिमल लगाने में कितनी आसानी हो जाएगी, है ना। तो क्या आ जाएगा, 0.12 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके में आते रहते हैं। नेक्स्ट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव इज हाफ, कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव इज हाफ, एम्पलीट्यूड को आधा कर दिया जाए, कितना? हाफ कर दिया जाए। व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव, तो कह रहा है उसकी लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यानी एम्पलीट्यूड को आधा कर रहे हैं, तो बताओ लाउडनेस कितनी हो जाएगी। तो जानते हैं लाउडनेस बिकम्स 1/4, तो हम कह रहे हैं कि लाउडनेस 1/4 हो जाएगी। क्यों? एज जो लाउडनेस होती है बेटा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अब उसने कहा है एम्पलीट्यूड को हाफ कर दीजिए, तो ये लो बेटा, पहले a था, अभी a/2 कर देंगे। क्या कर देंगे? a/2, पहले a था तो a/2 करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा L = a², क्या आ जाएगा? a²/4। तो देखो भाई, पहले L = a² था, अभी a²/4, तो आप देख रहे हैं 1/4 हो चुका है, तो आंसर इज 1/4। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय थंडरस्टॉर्म इज हर्ड 10 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन,
वो कह रहा है जो साउंड है थंडरस्टॉर्म की वो 10 सेकंड बाद सुनाई दी कि लाइटनिंग इज सीन, जबकि बिजली कड़ की रोशनी जब हमको दिखाई दी उसके 10 सेकंड बाद साउंड सुनाई दी। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ थंडर क्लाउड, तो कह रहा थंडर क्लाउड की आप क्या बताइए, डिस्टेंस बताइए कि मतलब वो वहां पे कितनी दूरी पर ये एक्टिविटी हुई। और हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड कह रहा कि 340 मान लीजिए, 340 मान लीजिए। चलिए आंसर, टाइम है 10 सेकेंड, स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं डिस्टेंस जो होती है बेटा स्पीड इंटू टाइम होती है, तो 340 इंटू 10 दैट इज 3400 मीटर। कितना आ गया? 3400 मीटर। ठीक है, तो ये हमने किसका किया? 340 किसकी होती है बेटा? साउंड की होती है। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज। अब सुनो बेटा कहने का मतलब ये है लाइट की जो स्पीड रही थी अगर उसको हम मान लें कि विद इन नो टाइम, यानी कुछ भी समय नहीं लगा वो पहुंच गई, ठीक है, तो यानी वो 0 टाइम में पहुंची, तो ये कितने में पहुंच रही है? ठीक है, ये 10 सेकंड बाद पहुंच रही, तो डिस्टेंस ये मानी। लेकिन लाइट की भी स्पीड कुछ ना कुछ होती है, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे लाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा लार्ज मान लिया, तब ये आंसर है। ठीक है, लेकिन लाइट की भी कुछ पर्टिकुलर स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो लगभग वैल्यू 3400 मीटर आ जाएगी, 3400। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू लगभग में है, अराउंड में है। चलिए नेक्स्ट हॉट्स क्वेश्चन आ जाते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 3 डिफरेंट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ साउंड। कह रहा है 3 अलग अलग टाइप के वाइब्रेट करने वाले ऑब्जेक्ट हैं, वो 3 टाइप्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक का नाम ए है, बी है, सी है, यानी 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, 3 अलग अलग टाइप की साउंड ए बी सी की प्रोड्यूस कर रहे हैं। द साउंड ए एंड बी कैन नॉट बी हेard बाई ए मैन। तो कह रहा है ए और बी साउंड जो है वो इंसान के द्वारा नहीं सुनी गई, नहीं सुनी जा सकती है। हैविंग नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग, जिनकी एक नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग थी। बट साउंड सी कैन बी हर्ड इजिली, लेकिन साउंड सी टाइप की जो थी उसको हमने आसानी से सुन लिया। साउंड ए कैन बी हर्ड बाय द बैट्स, और कह रहा ए वाली को बैट सुन सकती हैं, वेयर एज साउंड बी कैन बी हर्ड बाय राइनो। ठीक है, तो राइनो बी वाले को सुन सकता है, ए वाली को बैट सुनेंगे, बी वाली को राइनो सुन सकते हैं, सी वाली को ह्यूमन सुन सकता है। तो बाय टाइप ऑफ साउंड आर ए बी सी, तो आपको बताना है ए बी सी किस टाइप की साउंड्स हैं। आंसर, क्योंकि इसको बैट सुन पा रहे हैं तो ये अल्ट्रासाउंड टाइप की हुई, क्योंकि इसको राइनो सुन पा रहे तो राइनो इंफ्रासोनिक सुन पाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इंफ्रासोनिक साउंड। और सी ऑडिबल है, इंसान सुन पा रहे तो इट इज ऑडिबल साउंड। चलिए नेक्स्ट, यू वॉन्ट टू बाई ए न्यू हाउस, आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं। यू हैव बीन ऑफर्ड वन हाउस, तो आपको एक घर दिया जा रहा है ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे, एंड अदर हाउस 3 lanes अवे, यानी दूसरा जो घर है 3 लाइन अवे, यानी सड़क से काफी दूर थोड़ा सा दिया जा रहा है आपको, फ्रॉम द रोड साइड, सड़क से। विच हाउस शुड यू बाई, एक्सप्लेन विद रीजन। वो कह रहा है एक घर आपको सड़क के किनारे और दूसरा सड़क से काफी दूर दिया जा रहा है, अब आप ये बताइए कौन सा घर आप लेना पसंद करेंगे और क्यों, ये भी एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर, वी शुड बाय ए हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, सड़क से है ना, क्या है जो 3 लेन अवे है उसको प्रीफर करेंगे, बिकॉज देयर विल बी लेस नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि वहां पे लेस नॉइज पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चैप्टर भाई देखो और भी चीजें हो सकती हैं, बच्चे कह सकते हैं सर सड़क किनारे रहेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन आप बेटा चैप्टर ये तो समझो, साउंड पढ़ना है तो आपको आंसर भी उससे रिलेटेड ही देने हैं, है ना। नेक्स्ट, ओलंपियाड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए इनको भी देख लेते हैं, वैसे बाकी चैप्टर में देखे नहीं थे, फिर भी देख लेते हैं इनको। यहाँ पे ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, तो एक पर्सन सुनना है 50 हर्ट्ज की साउंड या टोन सुनना है। ही इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, जो ये जो पर्सन था वो 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ था फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड से, जहां साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे 450 मीटर के डिस्टेंस पे था, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 500 हर्ट्ज थी। What is the time interval between successive compression from the source? तो आपको बताना है 2 लगातार सक्सेसिव मतलब लगातार होने वाले कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम इंटरवल रहा होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो भाई देखो 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.002 सेकेंड और 0.0012 सेकेंड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन इसने आपको दिए हैं। ठीक है, तो देखो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या 0.002 सेकेंड, क्या हो जाएगा 0.002 सेकेंड। कैसे निकाला, देखिए
ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, ये डिस्टेंस की वैल्यू दी है। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी आपको दी है तो आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम। फ्रीक्वेंसी आपको दी है तो आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या जाएगा, 1/500। कितना जाएगा, 1/500। तो देखो भाई उसने क्या पूछा था, इंटरवल पूछा था, t डिवाइड बाय 1/5 है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो डिवाइड करके देखो है ना, तो ये आ जाएगा 0.002 आ रहा है क्या भाई, देखो ठीक है। तो यानी कि आप इस तरह करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.002 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है ना, तो कुछ वैल्यू जरूरत पड़ती है, कुछ वैल्यू जरूरत नहीं भी पड़ती है। नेक्स्ट, एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड। इको मतलब टकरा के गूंज, कहते हैं ना आवाज गूंज रही है, तो इको जो है साउंड टकरा के 3 सेकेंड बाद आप तक पहुंची। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो आपको ये बताना है जिस सोर्स है ना, आपको ये बताना है, सपोज करो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से टकरा के साउंड वापस आ रही है, तो यहाँ कहीं सोर्स रहा होगा, तो ये पहले ऐसे गई होगी, टकराने के बाद वापस आई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये बताना है, और साउंड की स्पीड दी है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d। इधर से गई है तो d, उधर से वापस आई है तो d, तो 2d डिस्टेंस हो चुकी है ना। स्पीड ऑफ द साउंड दी हुई है, तो आप जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कितनी होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2d हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर d निकालना चाहेंगे तो d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s/2t है ना, क्या हो जाएगा, सॉरी s डिवाइड बाय है ना, s इंटू टी हो जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो राइट आंसर जब वैल्यू पुट करेंगे आप आंसर निकालेंगे, तो राइट आंसर इज 513 मीटर। क्या आ जाएगा बेटा, 513 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड थ्रू दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड। सी बेड मतलब जहाज का नीचे वाला हिस्सा, मतलब नीचे वाला हिस्सा मतलब जहाज पे पहुंच गई, एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा सपोज करो यहाँ पे शिप है, पानी, ये नीचे पानी भरा हुआ है, तो इसने एक अल्ट्रासाउंड भेजी सी बेड, समुद्र की है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका शिप है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मान लिया क्या है, शिप है। अब इसने जो साउंड नीचे भेजी है सी बेड, समुद्र की तली से टकरा के फिर से वापस आया होगा, है ना। तो अब वो कह रहा है जो टाइम कितनी देर बाद वापस आया, 3.2, कितना आया, 3.42 है ना, कितना है 3.42। तो ये जो टाइम दिया है बेटा है ना सेकंड, तो ये क्या, ये वाला जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम दोनों है, ठीक है। या आप ऐसे कह लीजिए जो डिस्टेंस है वो डबल कर दीजिए। इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आपको दी है ना, स्पीड दे रखी है, टाइम भी आपको दे रखा है। तो देखो भाई स्पीड दी है कितनी, 1531, टाइम कितना दिया है, टाइम ही तो निकालना है क्या, आई थिंक टाइम निकालना नहीं, टाइम दिया हुआ है, तो यानी कि आप क्या लगाएंगे, स्पीड, स्पीड है 1531, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 2d, डिस्टेंस कितनी है 2d, जाने की और आने की, डिवाइड बाय टाइम कितना है 3.42, कितना है 3.42। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो राइट आंसर है बेटा 2618, कितना है 2618 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट तो इस तरह से आपने आज है ना पूरे इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखा बायो साइंस के। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है, तो इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हम और भी आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।